जी भगवान कसम यार, आज की जो कहानी इतनी लाजवाब कहानी कि आज तक इतनी लाजवाब कहानी आपने सुनी ही नहीं होगी। एक नागिन की प्रेम कहानी। यदि इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं ना, अगर आपकी यह कहानी दिल को नहीं छू गई, आपके रोंगटे नहीं खड़ी कर दी, तो वास्तव में आप इस चैनल को डिसब्सक्राइब करके चले जाना है, इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना है। लेकिन इस सब फैसला लेने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। तो बस मैं आपका बिना कोई समय बर्बाद किए इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय की बात है कि एक रेलवे स्टेशन, और जो रेलवे स्टेशन के पास में एक जो पथौरिया एक गांव का नाम था, और उस गांव में एक मजदूर था, और उस मजदूर का इकलौता एक बेटा था। उसके घर में और कोई नहीं था। वह मजदूर और अपने बेटे के साथ में वह जो दिन भर खेत में काम करते, मजदूरी करते, और खेत में मजदूरी काम करने के बावजूद थोड़ा बहुत जो उन्हें पैसे मिल जाते, जो मजदूरी मिल जाती, उसी से अपना वह बाप बेटा खर्चा चलाते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उस बाप की स्वास्थ्य जो खराब होने लगा। बेचारा बेटा उतना तो बड़ा नहीं था, उतना नौजवान नहीं था, लेकिन जैसे भी था थोड़ा समझदार जरूर हो गया था। वह बेटा सोचा कि मैं अगर बाहर जाऊं कमाने के लिए, थोड़ा बहुत उस बाप ने अपने बेटे को पढ़ा भी दिया था। लेकिन वह बेटा बड़ा ही होशियार था और सोचता कि अगर मैं अपने बाप को छोड़ करके अगर मैं बाहर जाता हूं कमाने के लिए, तो मेरे बाप की, मेरे पिताजी की देखभाल कौन करेगा, इनका कौन इलाज कराएगा, कौन इसकी केयर करेगा। इसलिए वह बेटा अपने बाप को छोड़ करके कहीं जा नहीं पाता। तो वह खेत में ही काम करता, मजदूरी करता, और फिर जो अपने बाप के लिए सेवा पानी करता, जो इलाज होता, जो दवा होता, वह हर तरीके से करता। और वास्तव में एक बेटे का फर्ज यही होना भी चाहिए। और वह बेटा वास्तव में अपने बाप का हर तरीके से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया। वह बाप भी बड़ा गर्व करता के था कि हे भगवान, तूने मेरे को धन नहीं दिया, दौलत नहीं दिया, लेकिन मेरा जो बेटा दिया ना, वास्तव में किसी धन दौलत से कम नहीं है। मैं करोड़पति ना होते हुए भी, लेकिन मेरी औकात जो करोड़पति से कम नहीं है, जो तूने मेरे को बेटा दिया। लेकिन बुढ़ापे के साथ साथ अंदर ही अंदर उसके शरीर जो दिन पर दिन कमजोरी छाती गई, और वह एक दिन बस दुनिया को छोड़ करके चला भी जाता। बेचारा बेटा बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करोगे, जो सत्य है सत्य है, उसे एक दिन हर इंसान को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो बस उसका बड़ा ही सुंदर सा नाम था, उसका नाम था प्रेमलाल। अब वह प्रेमलाल के जब पिताजी मर गए, तो अब वो बेचारा घर पर क्या करे, अब किसके लिए रुके। इसलिए उस प्रेमलाल ने वह जो अपना घर छोड़ करके, और पास के एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर वो सोचता है कि मैं काम करूं, और मेरे को रेलवे में काम करना बड़ा अच्छा लगता है। और पहले के ज़माने में रेलवे में बड़े आसानी से काम मिल जाते थे। तो इस तरीके से वो वहाँ पर गया, और रेलवे स्टेशन पर जाकर के स्टेशन मास्टर से बात किया कि क्या मेरे को कुछ मिल जाएगी, और वहाँ पर उसे कुछ जो है काम भी मिल जाते हैं। बस वहाँ पर वो बड़ी मेहनत से काम करता, और स्टेशन मास्टर को उसका काम बड़ा अच्छा लगता, इसलिए उस पर बड़ा ही दिल आ गया था। उसका मेहनत को देख करके बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, देखो भाई प्रेमलाल, मेरा को तुम्हारा काम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पास के ही एक कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कोई है नहीं, और वहाँ पर एक मजदूर की बहुत ही आवश्यकता है। अगर तुम वहाँ पर चले जाते तो बड़ी अच्छी बात होती कि मैं वहाँ पर जाकर के स्टेशन मास्टर से मैं बोल दूंगा, और वह हर तरीके से काम समझा देगा। क्योंकि प्रेमलाल को यह इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। वह कहता कि स्टेशन मास्टर, मेरे को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, यहीं पर मेरे को रहने दीजिए, मेरे को कहीं भेजिए मत। उसने कहा, नहीं नहीं, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 1 महीने की बात है, 1 महीने में मैं फिर से तुम्हें वापस बुला लूँगा, बस कुछ दिनों की बात है, तुम वहाँ पर चले जाओ। फिर जो है प्रेमलाल के मना करने के बावजूद भी कहता है कि वहाँ पर जो है तुम चले जाओ। लेकिन प्रेमलाल भी बुर्बक तो नहीं था। वह अगल बगल लोगों से, 2-4 लोगों से वहाँ के एरिया के बारे में पता करता है। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे वह बड़ी खतरनाक एरिया, वहाँ पर डाकू चोर जो बहुत घूमते रहते हैं, बहुत ही सुनसान एरिया, वह जो है बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर जाना उचित नहीं है। अब यह घटना सुनकर के प्रेमलाल और मना कर देता है। लेकिन स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, बोलो तो तुम्हें 2-4 पैसे अधिक भी दिलवा देंगे, लेकिन तुम चले जाओ, वहाँ पर बहुत जरूरत है। बेचारा प्रेमलाल मजबूर होकर के वहाँ पर चले जाता है। वहाँ पर जाकर के स्टेशन मास्टर से मिलता है। स्टेशन मास्टर ने उसे वहाँ पर काम समझा दिया, और हर तरीके से जो ठीक ठाक था। वहाँ पर दिन में काम करता, और जो है
रात्रि के समय में आराम से एक छोटा सा कमरा भी दे दिएगा, तो वहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ का व्यवस्था अच्छे से कर देते थे। तो वह काम करता और काम करने के बाद वो सो जाता। एक दिन स्टेशन मास्टर ने कहा कि देखो प्रेमलाल, तुम यहाँ पर आए गए हो और जो है तुम हमारे एक परिवार जैसे हो, इसलिए जो है आज की रात जो है हमारे घर पर दावत है, और रात्रि के समय में तुम यहाँ से जब छुट्टी हो ना, तो छुट्टी होने के बाद जो है तुम सीधा मेरे घर पर आना, और जब मेरे घर पर आओगे तो उस दिन मेरे घर पर दावत रहेगा तुम्हारे लिए पर्सनली। तो उसने कहा ठीक है मास्टर साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जो है प्रेमलाल उस दिन काम करता है, और काम जो है ख़त्म करने में, क्योंकि उस दिन स्टेशन मास्टर भी नहीं रहता है, तो थोड़ा देर हो जाती, देर रात हो जाती, लगभग 9-10 रात बज जाते हैं। तो जब वो रात बज जाती तो सोचता है कि चलो ठीक है, मास्टर साहब के चले, खाना भी खाए, अपना दावत जो मिला उसको भी कराए। तो दावत करने के लिए वो रात्रि के समय में वह निकलता है, लेकिन जब वह निकलता है तो तब तक पीछे से बड़े ही सुरीली मधुर आवाज़ में कोई उसे बुलाता है। तो बड़ा ही हैरान होता है कि यार मेरे को इस जगह पर मेरे को कौन जानता है, और मेरे इस नाम से कौन मेरे को बुला रहा है, मेरे को तो समझ ना आ रही है। ये बात उसे बड़ी ही हैरान कर देता है, आखिर मेरे को कौन जानता है और इतना मधुर आवाज़ में मेरे को कौन क्यों बुला रहा है। वो जब फिर से उस आवाज़ की तरफ अपना ध्यान लगाता है तो कोई उसे बुला रहा, और ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की की आवाज़ है। कोई ध्यान से बुला रहा कि प्रेमलाल इधर आओ ना। लड़की की आवाज़ में जब वह बुलाता है तो वह निडर होकर के, बिल्कुल वह डरने वाला व्यक्ति नहीं था, वह निडर होकर के उस आवाज़ की तरफ खींचा हुआ जाता है। तो जब उस आवाज़ की तरफ खींचा हुआ जाता तो एक पेड़ के पीछे से एक लड़की बुला रही थी। अब वह उस लड़की के पास में जाता है तो वह बोलता है कि क्या आप मेरे को बुला रही थी, आप मेरे को कब से जानती हैं। तो वह लड़की कहती है कि ये सब बातें बात में छोड़िए, मैं आपको कैसे जानती हूँ, लेकिन आप जहाँ पर जा रहे हैं, जिस स्टेशन मास्टर के घर पर दावत लेने जा रहे हैं, वहाँ पर खतरा है और जाना आपके लिए उचित नहीं होगा। उसने कहा नहीं, स्टेशन मास्टर ने मेरे से कहा है कि आने के लिए, और कोई खतरा नहीं। उसने कहा किस प्रकार का खतरा है। तो उस लेडीज ने, उस लड़की ने कहा कि देखिए जी, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आज की रात जो पुलिस का छापा पड़ने वाली, इसलिए सावधान होकर के जाइएगा। तो उस प्रेमलाल ने कहा आखिर आप कौन हैं और इसके बारे में आप मेरे को कैसे जानती है। वह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कहती कि नहीं, फिर जो है आपको इसके जवाब का अगर उत्तर आपको जानना है, इसके लिए जो है पास के ही एक जो निरंजन लाल की हवेली है, और उसमें कोई रहता नहीं, मैं अकेली बस रहती हूँ। उस हवेली में जो है आप जो रात्रि के समय में चले आइएगा, और हम जो सारा का सारा इसका मैं बाराज बता दूंगा। अब उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसने सचेत बोल दिया था, तो इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे सहमे सहमे जाता है, और जिसे वो अपने स्टेशन मास्टर के गली में पहुंचने वाला रहता है, तब तक अचानक पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके दिमाग में तुरंत ठक से लग जाता है, करे उस लड़की ने जो बात बोला था ये तो बात सत्य हो गई। और वह किसी तरीके से वहां पर गली में छुप जाता है, और वास्तव में स्टेशन मास्टर के घर पर ही छापा पड़ता है, और वह उस लड़की को कोटि कोटि मन ही मन धन्यवाद देने लगता है कि उस लड़की ने मेरी जान बचा दी, नहीं तो आज मैं अपने परिवार का जो गरीबी दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे घर का कौन होता, मेरे जीवन का क्या होता, मैं इतना गरीब हूँ, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाता। और वह लड़की को कोटि कोटि जो मन ही मन धन्यवाद देने लगा। लेकिन अब उसे बड़ी ही जानने की इच्छा हुई, आखिर वह उस लड़की ने बात कहा तो बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत भी थी, वह देख करके उसे मोहित भी हो गया था। लेकिन अब वह उसकी बात सत्य हो गई थी, इसलिए वह बड़ा ही बेचैन हो गया कि आज दिन भर जैसे ही समाप्त होता है, मैं किसी न किसी तरीके से उस लड़की से अवश्य ही मिलूंगा, और उसको धन्यवाद भी तो करना है जो मेरी इतनी परवरिश की, इतना मेरे को बचाई, वरना आज तो मैं जेल में होता। और उस लड़की को धन्यवाद देने के लिए उस दिन का समाप्त किया। उस दिन का घड़ी उसको शांति खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे दिन समाप्त होता रात्रि होती है, और रात्रि होने के अनुसार जो है वो उस हवेली की तरफ जो है चलना पड़ता है। धीरे धीरे वह चलता जाता है, और वह हवेली दिखने में बड़ा ही सुनसान थी, वहाँ पर कोई जो किसी प्रकार की कोई नहीं। दिखने में तो हवेली बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि कितने दिनों से इसमें कोई रहता ही नहीं है, लेकिन उसे इस चीज़ को देख करके थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। बाहर से हवेली बिल्कुल ही पुरानी लग रही थी, लेकिन जैसे उस हवेली के पास में जाता है, अंदर से आवाज़ आती है, प्रेमलाल अरे तुम अंदर आओ, मैं अंदर हूँ, काम कर रही हूँ ना, आ जाओ अंदर, गेट खुला हुआ है।
और जब उस गेट को खोलता है तो वास्तव में गेट खुला हुआ रहता है। और जब घर के अंदर जाता तो उस घर के अंदर का चकाचौंध देख करके वह वास्तव में हैरान रह जाता है कि यह तो किसी राजघराने से कम नहीं, अंदर के तो लग रहा है किसी घर की महारानी है, रानी है, वो किसी कम से नहीं, क्योंकि अंदर बिल्कुल एक राजघराने जो उतना तो सजावट आता है वो सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना शानदार। वह उस दृश्य को देख करके मोहित हो जाता। फिर वह लड़की हाथों में पानी और कुछ खाने पीने की सामान लेकर के उसके सामने आती है, खूबसूरत लाल रंग की साड़ी में पहन करके। और जब प्रेमलाल उस लड़की को देखता है तो वास्तव में वो मोहित हो जाता है और पहला जुबान बोल ही देता है कि एक बात मैं बोलूँ तो बुरा ना मानोगे। उसने कहा बोलो प्रेमलाल, क्या तुम्हें बोलना है। उसने कहा इतनी रात मैं तुमसे बस एक ही काम करने के लिए आया हूँ कि जो तूने बात कही थी ना वो बात सत्य हो गई, उसके लिए मैं धन्यवाद देने आया हूँ। लेकिन एक बात और है कि इस लाल रंग की साड़ी में क्या गजब की तुम खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जैसे इसने कहा वह भी जो है कहती कि धन्यवाद। और फिर वह पानी पिया और पानी पीने के बाद उस प्रेमलाल और उस लड़की के बारे में बातचीत होने लगे। तो प्रेमलाल ने कहा कि मेरे बारे में तो शायद तुम थोड़ा बहुत जरूर जानते हो, लेकिन मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम कौन हो, यहाँ पर अकेले कैसे रहती हो, किस तरीके से रहती हो, किसके बारे में मेरे को नहीं बताओगे। तो उसने कहा कि मैं बाकी चीज़ें तो अभी नहीं बता सकती, समय आने पर बता दूंगी, लेकिन अभी मैं फिलहाल अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम रत्ना है। फिर वह रत्ना रत्ना याद करने लगा। अब जो रत्ना याद करने लगा तब तक रात्रि की दूसरी पहर हो जाती है, 2 बज जाते हैं। तो रत्ना कहती कि अब जो है आप अपने घर पर चले जाइए और फिर से आप कल रात्रि में मिलने के लिए आइएगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इधर यह प्रेमलाल उस लड़की की खूबसूरती को देख करके मोहित हो गया। तो उसकी प्रेम के जाल में मन ही मन वो सपना सजने लगा था कि वह रानी है और मैं राजकुमार जी। बाहर से क्या गजब की यार उसकी खूबसूरती है और इतने बड़े वह घराने में रहती है जितना तो मैंने वास्तव में, और मैं किसी राजा से कम न। वह दिन में खुली आंख से वह बड़ा अमीरजादे होने का वह सपना देखने लगता है। जब वह घर पर आता है, स्टेशन पर काम कर रहा होता तो बस उसे रात्रि की याद आती है कि कब जल्द से रात्रि क्यों नहीं होती, रात्रि की, क्योंकि नया नया उसके अंदर ही प्रेम का लीला का खिचड़ी लगा था पकने। और इस तरीके से वह जो दूसरी रात उसके पास से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अब जब उसे मिलने के लिए जाता ना 1% भी उसके अंदर डर नहीं रहता है, बिल्कुल ही निडर हो गया था। और जाते दूसरी रात जब वह जाता है तो बस उस दिन वह आती है और पानी पीने के देती है। और पानी पीने के बाद वह जो है प्रेमलाल के ऊपर जो गलती से किसी वजह से गिर जाती है, और जैसे गिरती है दोनों में प्रेम स्थापित हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह उसे प्रेम करने लगते। तो प्रेमलाल के अंदर तो मन ही मन खिचड़ी पकी रहा था। उसने कहा कि देखो जी, मेरे को तो तुमसे प्रेम हो गया और मेरे को अब लगता है कि मेरे को तुम्हारे बिना जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। और प्रेमलाल के साथ में ऐसा ही होने लगा था क्योंकि वह उसकी प्रेम के जाल में फंस गया था। वो उससे प्रेम करने लगा था, लेकिन उसे उसके बारे में नहीं पता था कि लड़की कौन है, किस तरीके से है। और वह हर रात अब मिलने लगा था और वह रोज प्रेम की बाहों में लिपट लिपट कर उससे बातें करती थी, कभी इधर कभी उधर, हर तरीके से जो बातें करती थी। और लेकिन प्रेमलाल कहा कि देखो जी, तुम इतनी बड़ी राजघराने में रहती हो, तुम इतनी अमीर जाती हो और मैं एक नारामद सा मजदूर हूँ, भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकते हो, तुम मेरे से शादी करोगी। उसने कहा मैं शादी तो ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास भी एक राजघराने जैसा होना चाहिए। उसने कहा मैं तो मजदूर हूँ, तब तो तुम मेरे साथ धोखा करोगे। उसने कहा नहीं, मैं जो आपको अमीर बना दूंगी ना, मैं ऐसा तरीका बताती हूँ कि आप बस उसको कर दीजिएगा। मेरे को यह तरीका बहुत दिनों से पता है, लेकिन बस आप उस तरीका को कर दीजिए, उस काम को करिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा मजबूरी है। अगर आप उस काम को कर देते आप रातों रात जो अमीर बन जाएंगे। उसने कहा चाहे जो भी हो जाए, मेरे को बस वो काम बताओ और मैं जब अमीर बन जाऊंगा तो तब कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, अपने घर में अच्छे खासे घर में ले जा करके मैं रख सकूं। उसने कहा जल्द से। उसने कहा ठीक है, आप जो अगली रात आइएगा, अगला दिन मैं बता दूंगी। फिर रात की तीसरी पहर हो जाती है, प्रेमलाल अपने घर पर चला जाता है, लेकिन अब खुली आंखों में जब वो सोचता तो तुरंत पूरा दिन भर बस उसके सामने तो रत्ना का चेहरा, रत्ना का चेहरा, रत्ना का चेहरा आ रहा था। बेचारा का दिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। किसी तरीके से अपना स्टेशन मास्टर को वहाँ पर
रेलवे स्टेशन पर काम करके रात्रि जैसे ही होती है तो तुरंत भगा 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 उसके घर पर जाता है। अब तो उसे जानने की इच्छा होती है कब मैं अमीर बन जाऊँ, आखिर वह कौन सा काम है। और उस दिन डायरेक्ट रत्ना के घर पर जाता है। रत्ना खाने पीने की वस्तुएं लेकर के आती है, और जब खाने पीने की वस्तुएं लेकर आती तो उसमें कुछ फल भी थे, कुछ फ्रूट्स भी थे। तो फ्रूट्स भी थे, फल भी थे, तो उसने फल खाया और एक सेव का टुकड़ा जो है उस लड़की को, रत्ना को जो वह खिलाना चाहा, लेकिन वह सेव का टुकड़ा नहीं खाते। प्रेमलाल को थोड़ा सा उसकी बात बुरा लग जाती है। तो उसने कहा करे तुमने, मैं जो खिलाया, अगर तुमको मुझसे प्रेम है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैंने तुम्हें कितना प्यार से एक सेव खिलाया, लेकिन तुमने नहीं खाए। तो फिर रत्ना ने कहा, आपको नहीं पता है कि मेरे को सेव, संतरे, ये सब फल फ्रूट मेरे को अच्छे नहीं लगते, मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं कि मेरे शरीर में खुजली होने लगती है। मेरे को दूध बड़ा पसंद है, आप लीजिए दूध, और आपको इतना ही प्रेम है तो लीजिए, अपने यहाँ से आप मेरे को पिलाइए, मैं दूध खुशी खुशी से पी लूँगी। फिर उसने दूध का प्याला दिया और दूध जैसे ही वो पिलाया तुरंत एक ही घूंट में वह तुरंत पी जाती है, और फिर जो है वह उसको अपनी बातों में फंसा लेती है। अब वह उसे लेकिन यह भी नहीं समझ आता कि आखिर ये फल फ्रूट्स क्यों नहीं खाए। अगले दिन जब फिर से जाता है तो वह कहता कि देखो तुम मेरे को इधर उधर बातों में मत फंसाओ, मेरे को बस एक चीज़, राज की बात बता दो, आखिर वह कौन सा तरीका है जिससे जो मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने कहा, क्या वास्तव में आप उतना कठिन काम कर लेंगे? तो प्रेमलाल ने कहा, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरे को तो विश्वास है। तो चलिए, अगर आपको अमीर ज़्यादा बनना है तो बस आप जो ध्यान से सुनिए, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जो है पुल पड़ेगा, पुल, और उस पुल के नीचे से आपको जाएंगे तो एक जो है मोटा सा पेड़ पड़ेगा, ठीक है। उस पेड़ के नीचे जो है जड़ में जो है दो सांप रहते हैं, दो नाग नागिन रहते हैं, और उन लोगों के पास में मणि है, मणि, और अगर आप उस मणि को ला लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आप जो है बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा भी बन जाएंगे। उसने कहा, ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो अपने बाप दादाओं से सुना था कि यहाँ किसी को मिलता नहीं। उसने कहा, मैं तरीका बताती हूँ ना, आप वैसा काम करिए, 100% आपका मणि आपके हाथ में रहेगा। आप कैसे? तो उसने कहा कि कैसे उस मणि को हासिल करना है, मैंने तो सुना है, लेकिन कैसे मिलेगा? उसने कहा, मेरे पास एक तावा है और वो काला कलर का है, और जब आप वहाँ पर जाइएगा तो पेड़ के ऊपर जो चढ़ करके छुप करके बैठ जाइएगा, और जब वह दोनों लोग निकलेंगे नाग नागिन, तो क्या करते हैं, सब उस मणि को बाहर निकाल करके उसके रोशनी में वे लोग डांस करेंगे, नाचेंगे, खूब झूमेंगे, गले लिपटेंगे। फिर उसी समय आप क्या करेंगे, ऊपर से तावा ऐसा फेंकेगा कि उस मणि को ढक ले, और बस जैसे ढकेगा अंधेरा हो जाएगा, और दोनों लोग वहां पर जो फन मारेंगे उसको हटाएंगे, लेकिन जितना ही फन मारेंगे, चूंकि वह लोहा रहेगा, उनका फन कुचला जाएगा, और जैसे कुचला जाएगा घायल हो जाएंगे वे लोग, फन पटक पटक करके अपनी जान दे देंगे। उसके बाद आप पत्थर उठा करके उन दोनों लोगों को मार दीजिएगा अच्छे से, बेहतर तरीका से। फिर आप तवा उठा करके आप जो है वहां से मणि लेकर के चले आइएगा। उसने ऐसा उपाय बताया, और अगले दिन प्रेमलाल ने निश्चय कर लिया कि चल ठीक है, आज की रात मेरी आखिरी रात होगी, वरना जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। वो बड़ा ही डरा हुआ सहमा सहमा रात्रि के समय में वहाँ से उस पुल के नीचे, जैसा उसने रत्ना ने बताया था वैसे ही गया, पेड़ पर चढ़ गया और तावा लेकर के बैठ गया। अभी तो प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक हो रहा था, और तब तक उसने देखा कि हाँ, वास्तव में यहाँ से पेड़ की जड़ में से दो नाग नागिन निकल रहे, भयानक विषैले सांप, और उसने एक कुछ चीजें उगली मुंह में से निकाला, और निकालते पूरा लाइट हो गया, उजाला हो गया। अब दोनों अपने मस्त प्रेम में व्याकुल हो गए, वहां पर नाचने लगे। अब प्रेमलाल ने जैसे देखा कि थोड़े से दूरी पर चले गए, तुरंत उसने तावा जो उसके ऊपर फेंक दिया, और जैसे तावा फेंका, मणि बिल्कुल ढक जाती है, और दोनों नाग नागिन वहां पर आकर के फन मारने लगते। फन मारते मारते उन लोगों का फन से खून आने लगता है, और बस प्रेमलाल ने धीरे से पेड़ से उतर करके उन नाग नागिन को पत्थर से मार दिया। पत्थर से मारने के बाद डरते डरते उस तवे को हटाता है, और हटाने के बाद जो है वहाँ से उस मणि को ले लेता है।
अब जैसे मणि को ले लेता है तो इतना खुशी से पागल हो जाता है कि रत्ना मैं तो मणि पा गया, अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं सफल हो गया। अब इतना खुशी से, डर से, खुशी के मारे उसका पैर जो सही जगह पर नहीं पड़ रहे थे, उसका पैर इर्द गिर्द इधर उधर पड़े थे। अब वो सोचता है कि मैं तो अब रत्ना से शादी कर लूंगा, रत्ना से विवाह कर लूंगा। फिर वह खुशी खुशी से जाता है, तब तक रास्ते में ही रत्ना मिल जाती है। और रास्ते में रत्ना मिल जाती है। उसने कहा क्या तुमने मणि को ले लिया? उसने कहा हाँ रत्ना, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, और देख ये मणि मेरे हाथ में तुम्हारे सामने। रत्ना ने तुरंत उस मणि को लेकर के अपने मुख में डाल लिया। उसने कहा अरे तुम इसके मुख में क्यों डाल ली? उसने कहा देखो ये राज की बात है, कल जो है तुम जो रात्रि के समय में आना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और कल हम लोग शादी भी कर लेंगे। बस वह तो उसके प्रेम में पागल था। और फिर वह जो प्रेमलाल अपने घर के लिए अब तो कल सपने सजो रहा था उसे शादी करने के लिए कि वह मेरे साथ शादी करेगी, फिर से मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसे अनेक प्रकार के वह सपने सजोने लगा। लेकिन होता क्या है, जब उस रात अगले दिन उसके बेचैनी जब शांत नहीं हो रही थी, तो रात्रि के समय में वह जो उस हवेली की तरफ जाता है। और जैसे जब उस हवेली की तरफ जाता है तो वह हवेली बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वास्तव में हवेली पता नहीं क्यों ऐसी बदल गई है। पहले जो मैं आता था हवेली थोड़ी सी बदली, लेकिन आज ऐसा इतना वीरान, इतना सुनसान क्यों लग रहा है। वो रत्ना रत्ना बुलाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ उसे समझ नहीं आता। कितने दिनों से ऐसा लग रहा है इस हवेली पर कोई रहता ही नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कहता कि चलो ठीक है बाहर से हो सकता है लेकिन अंदर रत्ना तो होगी ना। लेकिन जब अंदर का जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे से अजीब प्रकार की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि उस दरवाजे को कितने दिनों से किसी ने खोला ही नहीं होगा। लेकिन जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर का चीजों को देख करके वह हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर बिल्कुल झाले पड़े हुए थे, टूटी फूटी कुर्सियां थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें कहीं कोई लाइट नहीं, कहीं कुछ नहीं। वह उस नज़ारे को देख करके बड़ा ही चकित रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। यहीं पर तो मैं रोज आता था और कितना सुंदर ये हवेली था, और फिर यह हवेली ऐसे कैसे हो गई, ऐसा क्या हो गया। वह डर जाता, थोड़ा सा वह सहमा रहता। लेकिन क्या देखता है कि कोने एक जो नागिन की जो है फोटो पड़ी हुई है, नागिन की मूर्ति बनी है, और वहां पर एक जो नागिन, एक सर्प जो है मोटा सा वहां पर इधर उधर जो है रेंग रहा है और उस मणि के साथ में खेल रहा है। लेकिन जब प्रेमलाल वह उस दृश्य को देखता है तब तक वह नागिन फटाफट इसके पास में आकर इसके पैरों को लपेट लेती है। वह इधर उधर भागना चाहता है लेकिन वह डर गया रहता है, वह सहमा रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वह नागिन लपेटते लपेटते उसके गर्दन में आकर लपेट लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह डर करके उस नागिन से छुड़ा करके भागना चाहता है लेकिन कुछ भी उसे क्लियर नहीं होता है। आखिर वह मन ही मन उसे सोचने लगता है। फिर वह भागा भागा किसी तरीके से वहाँ पर भागा भागा वहाँ से उस जगह से निकल करके भागा भागा वहाँ पर जाता है। और जब अपने जगह पर जाता है तो स्टेशन मास्टर के पास में जाता है और वहाँ पर सोया रहता है। स्टेशन मास्टर को सारा का सारा बात जगह जगह उसको बताता है। जैसे बताता है स्टेशन मास्टर कहता अरे तुम भी उस जाल में फंस गए, अरे तुम तो बच गए। वह बहुत ही खतरनाक नागिन है, नागिन, और वह ऐसे ही लोगों को फंसा फंसा करके अपने जाल में फंसा करके वह जो लोगों को मार देती। और तुमको कैसे छोड़ दिया, तुम तो बच गए और तुम बड़े लकी हो। वह कितने लोगों को अपना निशाना बना चुकी है, तुमने कभी तो मेरे को बताया नहीं। बस किसी तरीके से वह बेचारा प्रेमलाल तो बच जाता है। और फिर उसने तुरंत जो कहा कि मैं जो अब यहाँ पर इस जगह पर नहीं काम कर सकता, कोई आवाज़ है कोई बुलाए लेकिन अब मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन अगले दिन फिर से जब प्रेमलाल रात हो गया रहता है तो उसके घर के बाहर उसे कोई बुला रहा होता है, करीब प्रेमलाल, अरे तुम अब नहीं मिलने आ रहे प्रेमलाल, अरे आओ मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुमसे विवाह करूँगी। लेकिन प्रेमलाल की अब दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि हाँ उस जगह पर जाए। और कुछ ही दिनों के बाद फिर से वह अपने गांव जो है, अपने उस गांव की तरफ चला जाता है। उस स्टेशन मास्टर को सारी की सारी बात बताता है। बस इस तरीके से ऐसा यह कहानी आपको कैसी लगी है मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की जो इस नागिन की प्रेम कहानी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके दिल को छू गई होगी, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, आपके दिल सहम गए होंगे। तो बस इस कहानी के
माध्यम से मैं आप लोगों को बस एक चीज़ का रूबरू करना चाहता हूँ कि रात्रि के समय में अंधेरी जगह पर कभी भी कोई जो ऐसा गलत काम ना करे, किसी के बहकावे में न आए, वरना आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो बस अगले वीडियो में मैं ये मिलता हूँ फिर से किसी नई शानदार कहानी के साथ में।